शादी के 10 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था। आईवीएफ कराया, गुड न्यूज मिला कि आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गया। कि उसके बाद आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी 3rd मंथ में अबॉर्ट होगी। शादी के 10 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था। हर जगह से थक चुके थे, साधारण इलाज करा करके परेशान हो चुके थे और फिर आईवीएफ कराया। गुड न्यूज मिला कि आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गया। प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि उसके बाद आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी 3rd मंथ में अबॉर्ट होगी और वो जो खुशियां इतने टाइम के बाद उस कपल की लाइफ में आई थी वो वापस से 0 हो गई। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा या हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया हो या आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस किया हो कि इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल करने के बाद बड़ी मुश्किल से आईवीएफ से प्रेगनेंसी रुकी और फिर वो किसी कारणवश अबॉर्ट हो जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले दुख के साथ साथ एक सवाल मन में उठता है कि आईवीएफ में अबॉर्शन कैसे हो गया। हमने तो सब चीज़ें अच्छे से करी थी, दवाइयाँ सब समय से ली थी, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया? क्या हमसे कोई लापरवाही हो गई या डॉक्टर ने किसी चीज का ध्यान नहीं दिया? आईवीएफ में अबॉर्शन कैसे हो सकता है? देखिए, आपने अगर अपनी दवाइयां समय से ली हैं, डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो किया है, तो आप सबसे पहले तो इस गिल्ट से निकलिए कि आपसे कोई लापरवाही हुई है या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से अबॉर्शन हो गया। और जहां तक बात रही कि डॉक्टर से कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, तो ऐसा भी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि डॉक्टर्स भी उतने ही कंसर्न्ड होते हैं इन स्पेशल प्रेगनेंसीज में जहां पे इतने टाइम के बाद में कोई एक कपल कंसीव हुआ है। डॉक्टर्स ने भी मेहनत करी है, तो वो भी नहीं चाहते हैं कि मिसकैरेज हो। लेकिन इन सब के बावजूद आईवीएफ में मिसकैरेजेस होते हैं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ये सोचना कि आईवीएफ में हर चीज कंट्रोल करी जा सकती है, पहले से ही कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड किए जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईवीएफ में भी मिसकैरेजेस होते हैं, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसीज में होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो समझने वाला है वो ये है कि आईवीएफ में मिसकैरेज होने के चांसेस एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले में ज़्यादा रहते हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि आपने आईवीएफ कराया है या आपका आईवीएफ कर दिया गया है। इसकी वजह थोड़ी सी अलग है। आईवीएफ वो कपल्स कराते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम की वजह से वो कपल नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आईवीएफ ने किया और आपको कंसीव करने में, यानी कि प्रेगनेंसी लाने में मदद करी। इसके बाद वो 9 मंथ की जर्नी तो उसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करनी है, तो वो सिस्टम जो ऑलरेडी कमजोर है, जिसमें कुछ खामियां हैं, तो चांसेस कि वो 9 मंथ की जर्नी जिसमें बच्चा ठीक से अंदर ग्रो करे और टाइमली डिलीवर हो, कोई दिक्कत नहीं आए, पॉसिबिलिटीज साधारण सी बात है कि ज़्यादा हो जाती हैं कि वो सिस्टम ठीक से परफॉर्म ना कर पाए एक नॉर्मल सिस्टम के मुकाबले में, जिसकी वजह से अबॉर्शन रेट बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर किसी के हस्बैंड के स्पर्म में प्रॉब्लम है तो वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहा है, स्पर्म कमजोर था, काउंट कम था, मोटिलिटी कम थी, बनावट में बहुत ज़्यादा खराबी थी या स्पर्म का डीएनए डैमेज था, तो ऐसे स्पर्म से नेचुरली प्रेगनेंसी तो रुकती नहीं है। उस स्पर्म का यूटिलाइजेशन आपने आईवीएफ में किया, प्रेगनेंसी रुका तो दी, लेकिन है तो ये वही कमजोर स्पर्म। तो ये स्पर्म से अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस एक नॉर्मल स्पर्म के मुकाबले में ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें दोष आईवीएफ का ना होकर के स्पर्म का हो गया। ऐसे ही वो महिलाएं जिन्हें सपोज डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल थायराइड है या कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से वो पहले नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी या उनके एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, और अब आईवीएफ के ज़रिए वो प्रेग्नेंट तो हो गई हैं, लेकिन प्रेगनेंसी तो उसी सिस्टम में डेवलप कर रही है जहाँ पे डायबिटीज़ है, थायराइड है या कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है। ये सारी चीज़ों को एक सही तरीके से काम करना पड़ता है ताकि प्रेगनेंसी 9 मंथ सेफली निकल पाए। अब ये सिस्टम हमारा गड़बड़ा रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से अबॉर्शन हो गया हो। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर हम डाटा एनालिसिस में जाते हैं
तो वो कपल जो नेचुरली प्रेग्नेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर महिलाएं अंडर 30 या अंडर 25-28 ईयर्स की रहती हैं। तो अंडर 30 में अगर कोई कपल प्रेग्नेंट होता है तो नेचुरली उसमें मिसकैरेज होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर हम IVF के डाटा को एनालिसिस करते हैं तो IVF में ज़्यादातर महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनकी एज 30 के ऊपर होती है, और एज एक ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि अबॉर्शन रेट कैसा रहेगा। जितनी लेडीज की एज प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ती चली जाती है उतना मिसकैरेज रेट बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें कसूर IVF का नहीं है, कसूर एज का हो गया। ऐसे ही मेल्स की एज में भी हम लोग बात करते हैं। इतना इजी नहीं है मेल्स में इस चीज़ को समझना, क्योंकि फीमेल्स में तो समझ में आता है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है एग की क्वांटिटी कम हो रही है, क्वालिटी कम हो रही है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब ओवरीज काम करना बंद कर देती है, मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन मेल्स में भी एज के साथ साथ में उनके स्पर्म काउंट में, मोटिलिटी में, उनके क्वालिटी में फ़र्क आता है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40। अगर मेल्स की एज 40 के ऊपर जितनी जाती चली जाती है उतना स्पर्म को DNA डैमेज होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वो बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे स्पर्म से प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस तो कम होते ही हैं, और अगर प्रेगनेंसी रुकती है, चाहे वो नेचुरल तरीके से रुके या वो IVF से रुके, तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज रेट बढ़ता है। तो ये सोचना कि IVF एक बच्चा पैदा करने का इलाज है, इस सोच से ही सारी समस्याएं आगे पनपती हैं और हमारी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। IVF एक आर्टिफिशियली असिस्टेड रिप्रोडक्शन है। आर्टिफिशियली असिस्टेड रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम लोग नेचर को असिस्ट कर रहे हैं। नेचुरली हमारे सिस्टम में ऐसी क्या कमी हो गई जिसकी वजह से कपल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, और वो कमी अगर IVF से दूर करी जा सकती है तो हम सिर्फ उस कमी को दूर कर रहे हैं, ना कि एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा इस चीज़ का एश्योरेंस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नेचर डिपेंडेंट होती है। ये तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स थे जिसकी वजह से IVF में अबॉर्शन रेट बढ़ जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती हैं, वो IVF में भी हो सकती हैं, वो नेचुरल प्रेगनेंसीज में भी हो सकती हैं, कि कोई हाई ग्रेड फीवर आ गया, इन्फेक्शंस हो गए, या हमने कुछ एक्सीडेंट्स हमारे साथ में हो गए जिसकी वजह से नेचुरल प्रेगनेंसीज में भी अबॉर्शंस हो जाते हैं, तो IVF में भी हो सकते हैं। तो ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से IVF के बाद मिसकैरेज पॉसिबल है। तो प्लीज़ इसमें सरप्राइज नहीं हो, इसको लॉजिकली और साइंटिफिकली समझें, सॉल्यूशंस में जाएं, तो आप एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अभी नहीं तो बाद में ले सकते हैं।